हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 28 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 28। यहाँ राइट साइड में रहेगा कक्षा या क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र, इसे कालांश भी कहते हैं। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है अवधि या टाइम पीरियड। सामान्यतः सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको ये अपना पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद है विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक जिसे कहते हैं मराठा संगठन। यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में रहेगा दिनांक। यहाँ पे आप उस दिनांक को लिखेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है विद्यालय का नाम। यहाँ पे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय के नाम के बाद है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे हम उस उद्देश्य को लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य में हम वो उद्देश्य लिखते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले होता है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष। इसमें 4 पक्ष हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा संगठन के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र मराठा संगठन से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा संगठन की तुलना अन्य वंशों के संगठन से कर सकेंगे। दूसरा, छात्र मराठा संगठन की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा संगठन से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र मराठा संगठन का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पास चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा संगठन को समझ सकेंगे। बी, छात्र मराठा संगठन की संरचना को समझ सकेंगे। यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चित्र, मानचित्र, मॉडल इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सहायक सामग्री में क्या है। बाजीराव प्रथम का चित्र, दूसरा अहमद शाह अब्दाली का चित्र। सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे होते हैं उनके विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पूर्व ज्ञान में क्या है। छात्र मराठा संगठन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले क्या होता है छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका क्रियाओं के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद है श्यामपट्य कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछती हैं। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम पहला प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, छात्र उसका जो उत्तर देते हैं उसी से हम दूसरा प्रश्न का निर्माण करते हैं
और दूसरे प्रश्न का जो छात्र उत्तर देते हैं उसी से हम तीसरे प्रश्न का निर्माण करते हैं, और तीसरे प्रश्न का जो छात्र उत्तर देते हैं उसी से हम चौथे प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्र मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? छात्र उत्तर देंगे शिवाजी। दूसरा प्रश्न है, छात्रों शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए, इन्हें क्या कहा जाता था? छात्र उत्तर देंगे अष्टप्रधान। तीसरा प्रश्न है, छात्रों अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? छात्र उत्तर देंगे पेशवा का। फिर चौथा प्रश्न है, छात्रों पेशवा किस संगठन का मुखिया होता था? छात्र उत्तर देंगे, छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने इसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों आज हम मराठा संगठन और पानीपत का तीसरा युद्ध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन के बाद रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में 2 है, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्य कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मराठा संगठन। मराठा संगठन में सबसे पहले छात्राध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापिका का उद्देश्य यह होता है कि वो ये जान सकें कि जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं वो उस विषय में छात्र कितना ज्ञान रखते हैं, और साथ ही साथ वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों शिवाजी के पौत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे साहू जी। दूसरा प्रश्न है, छात्रों साहू जी ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया था? छात्र उत्तर देंगे बालाजी विश्वनाथ को। फिर तीसरा प्रश्न है, छात्रों बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम ने किस संगठन का निर्माण किया था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने इसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, ए बालाजी छात्रों बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद वंशानुगत हो गया। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघोजी भोंसले, बड़ौदा के पीलाजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हार राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन्हें पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाता था, जिसका मुखिया पेशवा होता था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर तथा औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया। राजपूत, जाट, रूहेले, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि।
शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में पहला है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। दूसरा है मराठा संगठन का मुखिया पेशवा होता था। तीसरा, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। तो यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बना? छात्र उत्तर देंगे बाजीराव प्रथम। फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों बाजीराव प्रथम ने किस संगठन का निर्माण किया था? छात्र उत्तर देंगे मराठा संगठन का। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य युद्ध कब हुआ था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने इसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रुहेले अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। अब्दाली की जीत का एक कारण ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपें थीं। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली के स्थान पर खुले रूप से युद्ध किया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठों सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में कथन एवं व्याख्यान विधि। और उसके शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है, सन 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापिका का उद्देश्य यह होता है कि वह ये जान सकें कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है, और इसके साथ ही साथ वो अपनी शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों मराठा संगठन का मुखिया कौन था? छात्र उत्तर देंगे पेशवा। फिर दूसरा, छात्रों अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? छात्र उत्तर देंगे अफगानिस्तान का। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों बाजीराव प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे बालाजी बाजीराव द्वितीय। चौथा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे सन 1761 में। फिर पांचवा प्रश्न है, छात्रों बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बना? छात्र उत्तर देंगे उसका पुत्र बाजीराव प्रथम। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। दूसरा, मराठा संगठन का मुखिया पेशवा होता था। तीसरा, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। चौथा, सन 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ,
यहाँ श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों मराठा संगठन की संरचना के विषय में बताइए। दूसरा प्रश्न है, छात्रों पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, छात्रों बाजीराव प्रथम कैसा व्यक्ति था। चौथा प्रश्न है, छात्रों बालाजी बाजीराव द्वितीय ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया। पांचवा प्रश्न है, छात्रों पानीपत के युद्ध में मराठों ने पहली बार कौन सी युद्ध नीति अपनाई। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक क्यों सिद्ध हुआ। दूसरा, छात्रों पेशवा पद वंशानुगत किस पेशवा के समय में हुआ। तीसरा, छात्रों अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन प्लान नंबर 28 समाप्त होता है। धन्यवाद।